मेरा नाम इंदु वर्मा है और अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे गहरा घाव कौन सा है, तो मैं बिना सोचे कहूँगी, मेरी बहन इशिता। ये घाव किसी एक दिन में नहीं बना। ये सालों की चुप्पी, तुलना, अनकहे दर्द और अधूरे रिश्ते से बना है। हम दोनों एक ही घर में पली, एक ही माँ की गोद में बड़ी हुई, लेकिन फिर भी हमारे बीच हमेशा एक अनदेखी दूरी रही, जैसे हम एक ही रास्ते पर चलते हुए भी अलग अलग दिशाओं में जा रही हूँ। बचपन में इशिता हर जगह आगे रहती थी, पढ़ाई में अव्वल, खेलों में तेज, लोगों से घुलने मिलने में निपुण। रिश्तेदार आते तो सबसे पहले उसी का नाम लिया जाता। इशिता कितनी समझदार है, इशिता तो कुछ बड़ा करेगी। और मैं उसी कमरे में होती थी, उसी आवाज़ को सुनती थी, लेकिन जैसे मेरे लिए वो शब्द बने ही नहीं थे। माँ मुझे प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उनकी थकान और ज़िंदगी की मजबूरियाँ शायद उन्हें ये देखने नहीं देती थी कि मैं भी भीतर भीतर टूट रही हूँ। हमारे झगड़े कभी साधारण नहीं होते थे। वो छोटी छोटी बातों से शुरू होकर ऐसे बढ़ते कि घर का माहौल भारी हो जाता, कभी कपड़ों को लेकर, कभी पढ़ाई को लेकर। बस इसलिए क्योंकि इशिता को लगता था कि मैं उसकी नकल कर रही हूँ। वो ऊंची आवाज़ में बोलती, शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करती, और मैं चुप हो जाती। मेरी चुप्पी उसे और चिढ़ाती थी और उसकी तीखी बातें मुझे और भीतर तक धकेल देती थी। माँ बीच बीच में रोकने की कोशिश करती, रोती, समझाती, लेकिन दो अलग अलग स्वभाव के बीच खड़ी होकर वो खुद ही टूट जाती थी। जब इशिता कॉलेज के लिए दूसरे शहर चली गई तो घर में अजीब सी शांति हो गई थी। पहली बार मुझे लगा कि मैं बिना डर के सांस ले रही हूँ। कोई ताना नहीं, कोई तुलना नहीं। मैं ये स्वीकार करने में शर्म महसूस करती हूँ, लेकिन उस समय मुझे उसकी कमी नहीं खली, मुझे राहत मिली। हालांकि हर छुट्टियों में उसके लौटने पर वही पुराना तनाव वापस आ जाता था। पुराने झगड़े, पुराने आरोप और अंत में दरवाजे का जोर से बंद होना। माँ हर बार यही कहती, तुम दोनों बहनें हो, एक दूसरे के बिना अधूरी हो। तब ये बात मुझे बोझ लगती थी। सच नहीं, फिर जिंदगी ने हमें संभलने का मौका दिया, बिना सबसे बड़ा झटका दिया। माँ बीमार पड़ गई, अचानक, गंभीर और लाइलाज। पिता हमें बहुत पहले छोड़ चुके थे, कहते थे काम के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर वो कभी लौटे ही नहीं। अस्पताल के दिन आज भी मेरी यादों में जमे हुए हैं। सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की गंध, मशीनों की आवाज़ और माँ की धीरे धीरे कमज़ोर होता शरीर। एक दिन माँ ने शिता का हाथ पकड़कर कहा था, अगर मैं नहीं रही तो इंदु को अकेला मत छोड़ना, वो फिर से अनाथ हो जाएगी। इशिता ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठ बंद थे। उस चुप्पी का मतलब तब मैं समझ नहीं पाई थी। माँ के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। इशिता कुछ दिन रही रस्मों तक, लोगों के सामने जिम्मेदारी निभाने तक, और फिर वो चली गई। ना कोई वादा, ना कोई योजना और ना ही कोई भरोसा। मुझे सरकारी संरक्षण गृह भेज दिया गया, ये कहकर कि अभी यही सही है। मैं हर दिन इंतज़ार करती थी कि इशिता आएगी, मुझे ले जाएगी, माँ का वादा निभाएगी। हर कदमों की आहट पर दिल धड़कता था, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। मैंने उसे फ़ोन किया कई बार। आखिरी बार अपनी पढ़ाई पूरी करने के दिन फ़ोन उठा था। कुछ सेकंड की खामोशी थी और फिर कॉल कट गई। वो पल मेरे लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। उसने सिर्फ मुझे छोड़ा नहीं था, उसने मुझे अपने जीवन से ही मिटा दिया था। उस दिन मैंने खुद से कहा कि मैं अब इंतज़ार नहीं करूँगी, अब मैं उससे नफ़रत करूँगी, क्योंकि नफ़रत शायद उस खालीपन से आसान थी। संरक्षण गृह में रहते हुए मेरी मुलाकात आनंद और कमला जोशी से हुई। वो अमीर नहीं थे, ना ही किसी दिखावे में विश्वास रखते थे, लेकिन उनके भीतर अपनाने की सच्ची जगह थी। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, अपने नियमों के साथ, लेकिन अपने दिल के दरवाजे खोलकर। आनंद जी कम बोलते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में सुरक्षा महसूस होती थी। कमला जी हर छोटी बड़ी बात से ममता उड़ेल देती थी, जैसे मुझे बरसों से जानती हो। उन्होंने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया, उन्होंने मुझे ये एहसास दिया कि मैं बोझ नहीं हूँ। साल बीतते गए, मैंने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। मैंने लोगों के लिए घर ढूंढे, सौदे किए, और हर बार किसी परिवार को चाबी देते हुए मुझे लगता था कि मैं अपने अंदर के उस खाली कमरे को थोड़ा भर रही हूँ। आनंद जी और कमला हर उपलब्धि पर मेरे साथ थे। इशिता की कोई खबर नहीं थी और मैंने मान लिया था कि वो मेरी ज़िंदगी का बंद अध्याय है। लेकिन कुछ अध्याय बंद होने का नाटक करते हैं, वो सच में बंद नहीं होते। एक दोपहर जब मैं ऑफिस में थी तो फ़ोन बजा। अनजान नंबर, आवाज़ शांत और औपचारिक थी। क्या मैं इंदु वर्मा से बात कर रही हूँ?
अगले कुछ शब्दों ने मेरी दुनिया ही रोक दी। आपकी बहन इशिता वर्मा आज सुबह प्रसव के दौरान चल बसी हैं। उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। आप उनकी आपातकालीन संपर्क सूची में हैं। उस पल मुझे सिर्फ यही लगा कि मेरी बहन मर गई है और माँ बन गई, और मुझे अभी तक बताया भी नहीं। फ़ोन कटने के बाद मैं काफ़ी देर तक अपनी कुर्सी पर जमी रही। ऑफिस का शोर, लोगों की आवाज़ें, कीबोर्ड की खटखट, सब जैसे मुझसे बहुत दूर हो गया था। मेरे दिमाग में बस एक ही वाक्य घूम रहा था, मेरी बहन मर गई। जिस इंसान को मैंने सालों पहले अपने दिल से निकाल दिया था, आज वही अचानक मेरी पूरी दुनिया हिला गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि रोऊं, गुस्सा करूं या बस सुन रहूं। जुड़वा बच्चे, ये शब्द मेरे लिए किसी अजनबी भाषा जैसा था। इशिता, जो हमेशा खुद में उलझी रहती थी, माँ कैसे बन सकती थी? और अगर बन गई थी तो उसने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? अस्पताल पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। वही सफ़ेद दीवारें, वही दवाइयों की गंध, वही ठंडी रोशनी, सब कुछ मुझे माँ के आखिरी दिनों की याद दिला रहा था। रिसेप्शन पर जब मैंने अपना नाम बताया तो नर्स ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहले से पहचानती हो। शायद मेरी बहन ने बहुत पहले ही मेरे बारे में सब कुछ कह रखा था। मुझे एक शांत से कमरे में ले जाया गया जहाँ 2 छोटे छोटे पाले रखे थे। उनमें 2 नन्हे बच्चे सो रहे थे, इतने छोटे, इतने मासूम कि मुझे डर लग रहा था उन्हें देख कर ही। वो मेरी बहन की आखिरी निशानी थी और शायद मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा इम्तिहान। नर्स ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन अभी उन्हें किसी अपने की ज़रूरत है। आपकी बहन ने आपके लिए कुछ छोड़ा है। कहते हुए उसने एक मोटा सा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस पर मेरा नाम लिखा था, इंदु। इतने सालों के बाद मेरी बहन ने मेरा नाम इतना साफ लिखना ज़रूरी समझा, ये सोचकर कि मेरी आंखें भर आईं। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और भीतर रखा हुआ पत्र निकाल लिया। पत्र बहुत लंबा था और हर शब्द जैसे मेरे सीने पर रखा जा रहा था। इशिता ने लिखा था कि उसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो खुद से डरती थी। माँ की मौत के बाद उस पर अचानक सारी जिम्मेदारी आ गिरी थी और वो उस बोझ के नीचे दब गई थी। उसे लगता था कि अगर वो मेरे पास रुकी तो वो मुझे भी अपनी तरह कमज़ोर बना देगी। उसने माना कि ये सोच गलत थी, लेकिन उस वक्त उसे यही रास्ता आसान लगा, भाग जाना। उसने लिखा था कि उसने शादी की है, लेकिन वो रिश्ता कभी सुकून भरा नहीं रहा। उसका पति उसे समझ नहीं पाया और जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है तो उसने उससे भी मुंह मोड़ लिया। पत्र पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि जिस बहन को मैं हमेशा मजबूत समझती रही, वो अंदर से कितनी टूटी हुई थी। उसने लिखा था कि जुड़वा बच्चों की खबर ने उसे एक नई उम्मीद दी थी, लेकिन साथ ही डर भी था कि उन्हें भी वही दर्द ना दें जो उसने मुझे दिया। इसलिए उसने अस्पताल के कागज़ों में मेरा नाम लिखा। अगर मुझे कुछ हो जाए, उसने लिखा था, तो इंदु ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, भले ही उसने मुझे कभी माफ़ ना किया हो। मैंने पत्र वहीं बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब ये सिर्फ गुस्से के आंसू नहीं थे। इनमें अफसोस था, पछतावा था और एक अजीब सा खालीपन था। काश उसने मुझे ये सब पहले बताया होता। काश उसने एक बार भी कहा होता कि वो डर रही है। शायद तब हम दोनों का रिश्ता इतना टूटा हुआ ना होता। उस रात मैं अस्पताल से सीधे आनंद और कमला जी के घर चली गई। मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो बिना सवाल किए मेरी बात सुन सके। कमला जी ने मुझे गले से लगाया और मैं बच्चों की तरह रो पड़ी। मैंने उन्हें पत्र दिया और सब कुछ बताया। आनंद जी देर तक चुप रहे, फिर बस इतना ही कहा कि रिश्ते गलत फैसलों से टूटते हैं, लेकिन कभी कभी वही रिश्ते हमें सही फैसला लेने के लिए मौका भी देते हैं। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैं अगले कई दिनों तक अस्पताल आती जाती रही, बच्चों को देखती, उनके पास बैठती, उनके छोटे छोटे हाथों को देखती। हर बार मुझे लगता जैसे मेरी बहन कहीं ना कहीं आसपास ही है और मुझे देख रही है। ये जानना चाहती है कि मैं क्या फ़ैसला लूँगी। क्या मैं भी वही करूँगी जो उसने किया था, भाग जाऊँगी, या इस बार कहानी बदलेगी? लेकिन फ़ैसला इतना आसान नहीं था। बच्चों को अपनाने का मतलब था अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देना, अपने काम, अपनी आज़ादी, अपने सपनों, सबको एक नए सांचे में ढालना। मैं रातों से सो नहीं पाती थी। कभी बहन की याद आती, कभी माँ की आवाज़ कानों में गूंजती, तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हो। अब वो 2, मैं और ये बच्चे थे। और तभी कहानी में एक और मोड़ आया। अस्पताल से मुझे बताया गया कि बच्चों के पिता ने अब संपर्क किया है, वो उनसे मिलना चाहता है। ये सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। क्या वो आदमी अब वापस आकर सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहता है, या वो सिर्फ अपने अपराध बोध से भाग रहा है? मुझे नहीं पता था, लेकिन ये तय था
कि अगला फैसला मेरी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। जब मैंने अतीत को माफ़ किया और भविष्य को अपनाया। अस्पताल से बच्चों के पिता के बारे में सुनकर मेरे भीतर जो डर उठा था, वो सिर्फ किसी अजनबी से मिलने का डर नहीं था, बल्कि उस सच्चाई से टकराने का डर था जिसे मेरी बहन सालों तक छुपाती रही थी। जिस इंसान ने उसे उस हालात में अकेला छोड़ दिया था, क्या वो अब अचानक पिता बनने के अधिकार के साथ सामने आ सकता था? मैं कई घंटों तक इस सवाल से जूझती रही। एक तरफ मेरे भीतर की बहन थी जो चाहती थी कि शिता को इंसाफ मिले, और दूसरी तरफ मेरे भीतर की औरत थी जो इन बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। आखिरकार मैंने तय किया कि भागने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर मुझे सच में इस कहानी का अंत बदलना है तो मुझे हर सच का सामना करना ही होगा। अगले दिन मैं अस्पताल पहुंची। बच्चों को नर्सरी में छोड़कर मुझे एक छोटे से कमरे में बैठाया गया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और एक थका हुआ और झुका हुआ आदमी अंदर आया। उसका नाम संजीव मेहता था। वो मेरी बहन का पति, शायद सिर्फ नाम का पति। वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा कि उसे देर से एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने माना कि जब इशिता ने गर्भवती होने की बात बताई थी तब वो जिम्मेदारी से डर गया था। उसे लगा था कि बच्चे उसकी आज़ादी छीन लेंगे, उसका करियर ख़त्म कर देंगे, और इसी डर की वजह से उसने इशिता को अकेला छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अकेली हो जाएगी। उसने सिर झुकाते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि वो मर जाएगी तो मैंने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। मेरे अंदर सालों का गुस्सा था, मेरी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, और उस छोटी सी इंदु के लिए जिसे हमेशा छोड़ दिया गया था। मैंने उससे साफ कहा कि पछतावा अब बहुत देर से आया है। बच्चे सिर्फ एक कागजी पिता नहीं चाहते, उन्हें इंसान चाहिए जो हर हाल में उनके साथ खड़ा रहे। संजीव ने बच्चों को देखने की इच्छा जताई, लेकिन मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में बिना डरे नहीं कहा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अब वही लड़की नहीं हूँ जो हर बात को चुपचाप से सह लेती। घर लौटकर मैंने आनंद जी और कमला जी के साथ लंबी बातचीत की। पहली बार मैंने खुलकर अपने डर बताए कि मैं माँ नहीं हूँ, कि मुझे नहीं पता कि 2 बच्चों को कैसे पालूंगी, कि कहीं भी इशिता की तरह बीच रास्ते में मैं टूट ना जाऊँ। कमला जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ बनने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता इंदु, बस रुकना ज़रूरी होता है। आनंद जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, इन बच्चों को किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो भागे नहीं, और तुम भागने वालों में से नहीं हो। कई रात तक मैं सो नहीं पाई। माँ की आवाज़, ईशा का घर, अस्पताल में सोते हुए बच्चों के चेहरे, सब एक साथ मेरे मन में घूमते रहे। और तभी मुझे समझ आया कि ज़िंदगी मुझे वही मोड़ फिर से दे रही है जहाँ कभी मेरी बहन डरकर भाग गई थी। इस बार फैसला मेरे हाथ में था, और अगर मैं भी पीछे हट जाती तो वो कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। अगली सुबह मैं अस्पताल गई और एक एक करके दोनों बच्चों को गोद में लिया। पहली बार उन्होंने मेरी उंगली कसकर पकड़ी। उस छोटे से स्पर्श में मुझे डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे मेरी माँ कहीं दूर मुस्कुरा रही हो और इशिता पहली बार सुकून में हो। मैंने नर्स से कहा कि मैं बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ये सच्चा था। कानूनी प्रक्रिया लंबी थी, सवाल बहुत थे, लेकिन हर कदम के साथ मेरा दिल हल्का होता जा रहा था। समय बीता, घर में 2 नई सांसें बज गईं। रातों की नींद टूटी, थकान बढ़ी, लेकिन हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। मैंने काम धीमा किया, जिंदगी को नए तरीके से समझा। संजीव ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ शर्त रखी, अगर वो बच्चों की ज़िंदगी में आएगा तो पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ। आधे रिश्तों के लिए अब मेरे दिल में कोई जगह नहीं थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आती है कि मेरी बहन मेरी दुश्मन नहीं थी, वो भी उसी तरह डरी हुई थी जैसे कभी मैं थी। फ़र्क बस इतना था कि उसे संभालने वाला कोई नहीं मिला। शायद इसी वजह से उसने आखिरी वक्त में मेरा नाम लिखा, क्योंकि वो जानती थी कि मैं रुक सकती हूँ। मैंने इशिता को माफ़ कर दिया, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि उसका बोझ मेरे बच्चों के कंधों पर ना जाए। मैंने अतीत को वहीं छोड़ दिया जहाँ वो दर्द था, लेकिन सीख के साथ। आज मेरा परिवार छोटा है, अधूरा नहीं। 2 नन्हे हाथ मेरी उंगलियों में हैं, और एक वादा मेरे दिल में है कि ये कहानी यही नहीं रुकेगी। कभी कभी ज़िंदगी हमें वही मोड़ दोबारा देती है जहाँ कोई और हार गया था। इस बार मैंने भागने की बजाय ठहरना चुना। यही मेरी जीत है। कुछ रिश्ते देर से समझ आते हैं, लेकिन जब समझ आते हैं तो ज़िंदगी का मतलब बदल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।